हम लोग पढ़ेंगे आज बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम हम लोग इसके पहले का चैप्टर में पढ़ चुके थे, गति, और आज हम लोग देखेंगे बल तथा गति का नियम देखेंगे। बल तथा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन आज देखेंगे। इसमें फार्मूला हम लोग पहले देख लेते हैं संक्षेप रूप में। फार्मूला जो उपयोग होती है वो है आपका P इक्वल टू एम गुना भी, एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू P2 माइनस P1, एफ इक्वल टू P2 माइनस P1 बटा टी। फिर है एक और फार्मूला यूज होता है M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 इक्वल टू M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2, सॉरी M1 इंटू U1 प्लस M1 इंटू U2। ये फार्मूला इसमें उपयोग होगा, जहां P जो है संवेग है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। F बराबर ma, ये आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत है और ये आपका औसत बल है। ठीक है, बल कहते किसको है? बल, तो बल जो है यह है जैसे किसी वस्तु को, किसी भी वस्तु जो विराम में है या रुका हुआ है, रुका हुआ है या कोई चलती हुई जो गति में हो, तो उसकी गति को, जो रुका हुआ है उसे गति में लाना, गति में लाना, और जो गति में है उसकी गति को मंद करना या उसे रोकना, रोकना, रोकने के लिए जो काम करना पड़ता है उसे ही बल कहते हैं। जो जब कोई वस्तु गति में हो या रुका हुआ हो, तो रुका हुआ है तो उसे गति में लाना, या गति में है तो उसे की गति को मंद करना या फिर रोकना, उस वस्तु को क्या कहेंगे? बल कहते हैं। या फिर किसी भी चीज को लिए शारीरिक प्रयास करना, जैसे किसी वस्तु को गति प्रदान करने के लिए उसे खींचना, धकेलना या ठोकर मारना। गति प्रदान करने के लिए क्या चीज? खींचना, धकेलना और ठोकर मारना। तो खींचना, धकेलना, ठोकर मारना, किसी भी वस्तु को गति प्रदान करने, खींचने के लिए, धकेलना, ठोकर मारना, ये सभी क्रिया एक बाह्य कारक है। बाहरी कोई भी वस्तु पे, मान लिया जाए ये एक वस्तु है और इस वस्तु को हम लोग खींच रहे हैं, इधर की ओर खींच रहे हैं या इधर की ओर धकेल रहे हैं या ऊपर से इस पर क्या कर रहे हैं? ठोकर मार रहे हैं, तो ये बाहरी कारक है, बाहर से हम लोग कर रहे हैं। तो किसी भी वस्तु को खींचना, ढकेलना या ठोकर मारने, ये सभी क्रिया एक बाह्य कारक से प्रेरित है। और ये बाह्य कारक जो है, बाहरी कारक जो है, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? बल कहते हैं, इसे ही बल कहते हैं। तो वास्तव में बल जो है, बल का अनुभव धक्का या खिंचाव के रूप में किया जाता है। बल का अनुभव कैसे करेंगे हम लोग? बल का अनुभव धक्का या खिंचाव के रूप में किया जाता है। धक्का या खिंचाव, जैसे आप कहीं खड़ी हैं तो आपको पीछे से कोई ढकेल रहा है, तो धक्का लगेगा तो आप कहेंगे कि ताकत लगा रहा है, बल लगा रहा है। आपको कोई खींच रहा है तो आप कहेंगे कि बल लगा के हमको खींच रहा है। तो बल का अनुभव जो है वो किस रूप में आप कर रहे हैं? धक्का या खिंचाव से, खिंचाव के रूप में। अर्थात जब किसी वस्तु को धक्का दिया जाता है या उस वस्तु को अपनी ओर खींचा जाता है, क्या किया जाता है? धक्का दिया जाता है या उस वस्तु को अपनी ओर खींचा जाता है, तो दोनों स्थितियों में बल का आरोपित होना समझा जाता है। दोनों स्थिति में क्या लगता है? बल। ऐसी स्थिति में वस्तु या तो गतिशील हो जाती है या गतिशील वस्तु, अगर किसी भी वस्तु पर धक्का लगा रहे हैं या खींच रहे हैं, तो अगर गति में वस्तु है
तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और अगर रुका हुआ है तो क्या हो जाएगा, गति में आ जाएगा। जैसे आप देखेंगे गेंद, गेंद जो होता है आपका, वो ये गेंद है, ये गति में है। अभी गेंद क्या है, गति में है। तो इधर की ओर ये गति कर रहा है, तो हम लोग इधर से कोई व्यक्ति आया और यहां पर आकर के इसको क्या किया, धक्का लगाया इधर से। वस्तु जो है, गेंद इधर की ओर गति कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं, इधर की ओर धक्का लगा रहे हैं, तो गेंद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो गतिशील वस्तु बल के कारण रुक सकता है। और अगर यही गेंद रुकी हुई है, गेंद क्या होता, रुकी हुई होती, तो ये व्यक्ति इधर से धक्का लगाता, तो ये गेंद क्या हो जाता, गति में हो जाता ना। ठीक है। अब कहता बल वह बाह्य भौतिक कारण है। बल का परिभाषा क्या होगा, तो बल वह बाह्य भौतिक कारण है। कैसा कारण है, बाह्य भौतिक कारण। बाह्य भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान को बदल देता है। क्या करता है, किसी वस्तु पर लगकर स्थान को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है, बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है। बल वह बाह्य भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है। अब बल का प्रभाव क्या क्या होगा, बल का प्रभाव, बल का प्रभाव जो होगा, बहुत से प्रभाव होते हैं। तो बल का पहला प्रभाव क्या होगा, उसको देखते हैं हम लोग। तो पहला प्रभाव होता है, अगर वस्तु स्थिर है, किसी स्थिर वस्तु को गति में लाना, गतिशील किया जा सकता है। बल का पहला प्रभाव क्या होगा, स्थिर वस्तु को गतिशील करना। जैसे जमीन पर पड़ी गेंद को जब पैर से ठोकर मारा जाता है, गेंद को हम लोग क्या करते हैं, पैर से ठोकर मारते हैं, तो गेंद गतिशील हो जाता है। फिर दूसरा इसका प्रभाव क्या है, बल का, गतिशील वस्तु की गति को तीव्र या मंद किया जा सकता है। जब गतिशील वस्तु है, यहां पर क्या था, स्थिर वस्तु को गतिशील किया गया, और गतिशील वस्तु को तीव्र या फिर मंद किया जा सकता है। बल का प्रभाव, पहला प्रभाव स्थिर वस्तु को गतिशील किया जाना, दूसरा प्रभाव गतिशील वस्तु को तीव्र या फिर मंद करना, तीसरा प्रभाव क्या, तो गति की दिशा को बदलना। तीसरा प्रभाव जो होता है, गति की दिशा को बदलना, गति की दिशा को बदलना हो जाएगा। और चौथा प्रभाव क्या होगा इसका, तो चौथा प्रभाव जो होता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है। आकृति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन लाना, आकृति में परिवर्तन लाना। अब देखते हैं कि कैसे ये होता है। पहला चीज था क्या, स्थिर को गतिशील करना। जैसे साइकिल अगर जो है हम लोग चलाने के लिए शुरू करते हैं, तो साइकिल स्थिर होता है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, उसके पैडल पर हम लोग पैर से अपना बल लगाते हैं, पैडल पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं, तब साइकिल चलना शुरू करता है। या फिर गेंद जो है, गेंद जब पड़ी हुई है कहीं पे जमीन पे, उस पर पैर से धक्का मारते हैं फुटबॉल की गेंद पर, तो क्या होता है, फुटबॉल गतिशील हो जाता है। फिर है, खड़े व्यक्ति को पीछे से धक्का देने पर वह आगे की ओर बढ़ जाता है। खड़े वस्तु को, खड़े कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ऐसे ये व्यक्ति अगर खड़ा है कोई, तो इस पर हम लोग पीछे से क्या कर रहे हैं, धक्का मारते हैं, तो यह व्यक्ति आगे की ओर बढ़ जाता है। किस कारण से, तो बल के कारण। तो ये था आपका स्थिर वस्तु को गतिशील करना। अब गतिशील वस्तु को तीव्र करना, तो जैसे गेंद कहीं से चली आ रही है, या फिर चलती साइकिल से पावदान पर जब अधिक तेजी से बल लगाया जाता है, तो साइकिल की गति बढ़ जाती है। साइकिल क्या है, चल रहा है, साइकिल चल रहा है, साइकिल चल रहा है, और उसके पावदान पर क्या करें हम लोग, पावदान पर और अधिक बल लगा करके उसको दबाएं, तो साइकिल का चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बल ज्यादा लगाएंगे, पावदान पर ज्यादा बल लगा करके दबाएंगे, तो गतिशील साइकिल जो है क्या हो जाएगा, उसका चाल
और तीव्र हो जाएगा। फिर है चलती साइकिल में ब्रेक लगाकर उसकी गति को हम लोग मंद कर सकते हैं। ब्रेक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी गति कम हो जाएगी चलती साइकिल का। तो यही कहा गया है कि गतिशील वस्तु के चाल को या तो तीव्र कर सकते हैं बल के कारण, या फिर मंद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तीव्र या मंद कर सकते हैं। वस्तु की गति की दिशा बदली जा सकती है। अगला क्या है, वस्तु की गति की दिशा बदली जा सकती है। जैसे तेजी से आती क्रिकेट की गेंद को बल्ले की मदद से उसकी गति की दिशा, जैसे इधर से कोई बॉल को फेंक रहा है और यहाँ जो व्यक्ति है वो बल्ला लेकर के खड़ी है, और वो बल्ला से क्या क्या इस गेंद को मारेगा तो बॉल इधर जा रही थी, लेकिन अब बॉल इधर 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 या कहीं भी जाएगा तो दिशा क्या हो गया, बदल गया। किस कारण से, बल लगने के कारण। तो चलती हुई गतिशील वस्तु की दिशा को भी बदल सकते हैं हम लोग, किस चीज, बल लगा करके। फिर चौथा कारण है वस्तु की आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है। वस्तु की आकृति में परिवर्तन कैसे लाएंगे परिवर्तन, देखते हैं। तो आकृति में परिवर्तन जो लाया जाता है, आकृति में परिवर्तन, जैसे कोई बैलून है, बैलून या गुब्बारा। गुब्बारा में क्या है, हवा भरा हुआ है। अब उस पर हम लोग दाब लगाते हैं, बल लगाते हैं हाथ से, जब उसको दबाएंगे बल लगेगा। अब वो गुब्बारा का आकृति क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो बल के कारण आकृति में परिवर्तन आता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं बल का प्रकार। बल कितने प्रकार के होते हैं, बल के प्रकार। तो बल जो है दो भागों में बांटा गया है। बल को कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। पहला स्पर्श बल, स्पर्श बल, और दूसरा जो हो जाएगा दूरी पर क्रियाबल। दूसरा क्या हो जाएगा, दूरी पर क्रियाबल। स्पर्श बल किसको कहेंगे, स्पर्श नाम से ही पता चल रहा है कि इसको छुएगा, किसी भी चीज को अगर टच करके उस पर बल लगा रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए दीवार है, इस दीवार को गिराना है तो इसको टच करेंगे, तो टच करके अगर छू करके हम लोग कोई भी बल लगा रहे हैं किसी भी चीज पर तो वो स्पर्श बल कहलाएगा। जैसे किसी चीज को ठोकर मारना, ठोकर मारेंगे, या फिर हाथ से किसी वस्तु को खींचेंगे, हाथ से वस्तु को खींचना या फिर धकेलना, ये सब क्या है, चापाकल चलाना, ये सब स्पर्श बल का उदाहरण है। स्पर्श बल, जब तक इसको स्पर्श नहीं करेंगे तब तक चापाकल चलेगा नहीं, तो स्पर्श करने के बाद इस पर बल लगाते हैं, तो इसी को कहते हैं क्या चीज, स्पर्श बल। स्पर्श बल जो है एक प्रकार का पेशीय बल होता है। स्पर्श बल कौन सा होता है, एक प्रकार का पेशीय बल। स्पर्श बल कौन सा बल होता है, पेशीय बल, क्योंकि ये मानव शरीर के मांसपेशियों से लगता है बल। स्पर्श बल शरीर के मांसपेशियों से बल लगता है, इसीलिए स्पर्श बल को पेशीय बल भी कहते हैं। फिर दूसरा है दूरी पर क्रिया बल। वह बल जो किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना ही उस वस्तु पर आरोपित होता है। दूरी पर क्रिया बल जो है, बल का दो प्रकार, एक तो स्पर्श बल और दूसरा दूरी पर क्रिया बल। तो दूरी पर क्रिया बल जो होगा वो क्या होगा, तो वो कहता है कि वह बल जो किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए ही उस पर आरोपित होती है। कौन सा बल, बिना स्पर्श किए हुए, बिना स्पर्श किए हुए। अब सोचिए बिना स्पर्श किए हुए कोई बल है ऐसा जो लगता हो, बिना स्पर्श, बिना छुए हुए, तो बिना छुए हुए लगने वाला कौन सा हो जाएगा, कौन सा बल, बिना छुए हुए लगने वाला बल प्रेम बल है ना। कोई नहीं छूता है फिर भी बल लग जाता है एक दूसरे में, नहीं। देखिए बिना छुए हुए लगने वाला बल चुंबकीय बल। प्रेम बल में क्या होता है, चुंबक ही है ना, चुंबक, प्रेम हो रहा है तो क्या होगा, दोनों में आकर्षण की पैदा होगा। आकर्षण, दो व्यक्ति के बीच आकर्षण जो पैदा होता है बिना छुए हुए ही, तो प्रेम होता है। और वो कौन सा, चुंबक देखे हैं,
दो चुंबक ले लीजिए, ये दोनों एक दूसरे से बिना सटे हुए ही, यहाँ पर अगर कोई लोहा का टुकड़ा रख दिया जाए बीच में, तो ये इधर इसको खिसका देगा या ये इधर खिसकाने का काम करेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे से सटेगा नहीं, बिना सटे हुए ही काम कर सकता है। आप लोग कभी एक और प्रकार का देखे होंगे, जब पेन को सर पर रगड़ने, बाल में रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े, कागज के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो आपको क्या होता है, चिपकना शुरू हो जाता है। का छोटे छोटा टुकड़ा जो है वो चिपकना शुरू हो जाता है जब हम लोग क्या करते हैं, कंघी से या पेन से, कंघी या पेन को सर में रगड़ने के बाद उस पे कागज के छोटे छोटे टुकड़े के सामने ले जाते हैं। तो ये किस कारण से होता है, तो ये भी एक प्रकार का बल है, और ये बल होगा कौन सा, दूरी पर क्रिया बल। अब ये जो है इसमें कौन सा बल होगा, एक चीज और, इसमें विद्युत है, विद्युत धारा है, और ये विद्युत धारा जो काम करता है वो कौन सा विद्युत धारा, स्थैतिक विद्युत धारा। विद्युत धारा भी आपका दो प्रकार का होता है, स्थैतिक विद्युत, और एक हो जाएगा आपका जो विद्युत हम लोग यूज करते हैं, गतिशील विद्युत। तो स्थैतिक विद्युत और गतिशील विद्युत। स्थैतिक विद्युत जो होता है आपका कंघी में होता है, कहा, कंघा में, पेन में जब हम लोग उसको रगड़ते हैं घर्षण करने से उत्पन्न होती है, ये घर्षण करने से जो विद्युत उत्पन्न होती है वो स्थैतिक विद्युत हो गया। चुंबकीय बल हो गया, या फिर गुरुत्व बल। गुरुत्व बल कौन सा है, गुरुत्व बल कौन सा है, तो गुरुत्व बल आप लोग देखे हैं, अगर कोई बढ़िया वाला स्टूडेंट है वो क्या करता है, पेड़ पर चढ़ के पढ़ाई करता है। अब गुरुजी जब पहुंचते हैं वहां तो सीधे पेड़ का डांग टूटा, डाल टूटा, और वो कहा, नीचे। मुरारी कुमार एगो बंदा है, वो कहां पहुंच जाता है, जमीन पर नीचे। गुरुजी के डर से पहुंच गया पेड़ पर और डाल टूटा, चला आया नीचे। अब डाल तोड़ने के लिए तो कोई बल लगा होगा ना, पेड़ का डाल तोड़ने के लिए कौन सा बल लगा, यहाँ पे आपका गुरुत्व बल काम किया और पृथ्वी जो है आपको नीचे खींच लाया। तो गुरुत्व बल जो है पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है। गुरुत्व बल किसके द्वारा, तो कौन लगाएगा, पृथ्वी लगाता है। पृथ्वी के द्वारा, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से खींचती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। पृथ्वी के द्वारा लगाए जाने वाला बल गुरुत्व बल कहलाएगा। अब कोई व्यक्ति पेड़ से नीचे गिर गया तो वो किस कारण से नीचे गया, अब पेड़ पर अगर चढ़ा और डाली टूट करके नीचे ही क्यों गिरता, आसमान में ऊपर क्यों नहीं उड़ने शुरू हो जाता, इसका रीजन है कि पृथ्वी जो है उसे अपनी बल से खींचता है, उसी को गुरुत्व बल कहते हैं। बल जो है एक भौतिक राशि है। बल कैसी राशि है, एक भौतिक राशि है। बल एक भौतिक राशि है, और बल एक सदिश राशि भी है। बल एक सदिश राशि है। भिन्न भिन्न वस्तुओं को गतिशील अवस्था में लाने के लिए भिन्न भिन्न बल लगाना पड़ता है। जैसे बड़ा है, ये मान ले जाए कोई इतना बड़ा वस्तु है और एक इतना बड़ा वस्तु है, तो क्या दोनों पे बल जो लगेगा वो बराबर ही लगेगा, तो नहीं, ये छोटा वाला पे इस पे कम बल लगेगा और बड़ा वाला पे क्या होगा, ज्यादा बल लगेगा। तो भिन्न भिन्न वस्तुओं को गतिशील अवस्था में लाने के लिए भिन्न भिन्न बल लगाना पड़ता है। बल एक सदिश राशि है। बल सदिश राशि है तो सदिश किसको कहते हैं, तो सदिश उसे कहेंगे जिसमें परिमाण हो, क्या चीज, परिमाण हो। दूसरा क्या चीज होना चाहिए, दिशा होना चाहिए। सदिश किसको कहेंगे, सदिश, तो सदिश उसे कहते हैं जिसमें परिमाण हो, जिसमें परिमाण हो और दिशा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। बल एक किसी वस्तु पर बल आरोपित करने से आरोपित बल का प्रभाव बल के परिमाण के साथ साथ दिशा पर भी निर्भर करता है। अब बल का जो प्रभाव होगा, प्रभाव वो किस किस पर निर्भर करेगा, तो पहला चीज बल के परिमाण पर,
दूसरा चीज दिशा पर। अब दिशा पर कैसे निर्भर करता है बल का प्रभाव? तो दिशा पर निर्भर करेगा, जैसे ये कोई वस्तु है और गेंद, और ये इधर की ओर गतिशील है, और आप बल जो लगा रहे हैं वो इसका विपरीत इधर की ओर, बल किधर लगा रहे हैं आप? विपरीत ओर। तो ये गेंद इधर जा रहा है और आप बल इधर लगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गेंद रुक जाएगी। तो बल का प्रभाव जो है दिशा पर भी निर्भर कर रहा है। दूसरी चीज परिमाण। परिमाण, जैसे ये 5 न्यूटन का बल लग रहा था, ये गेंद जो है 5 न्यूटन के बल से गतिशील है, और इस पर आप 10 न्यूटन का बल लगा दिए। कितना का? 10 न्यूटन का। तो ये गेंद जो अभी इधर जा रहा था किधर जाने लगेगा? विपरीत दिशा में जाने लगेगा, उसका दिशा बदल जाएगा। तो बल का जो प्रभाव है वो दिशा और परिमाण पर निर्भर करता है, इसलिए बल एक सदिश राशि है। बल एक कैसी राशि? सदिश राशि है। बल का एसआई मात्रक जो है आपका न्यूटन होगा। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। बल का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक जो होता है वो डाइन होता है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, और एसआई मात्रक न्यूटन। एसआई मात्रक न्यूटन। अब बताइएगा 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? अब ये दैनिक एगो है, तो 1 न्यूटन, न्यूटन 1 न्यूटन अगर आ जाएगा तो वो डाइन को 10 के पावर 5 डाइन को बुलाएगा। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, डाइन को इंग्लिश में DYN लिखते हैं, डाइने। परिणामी बल देखते हैं हम लोग। तो कहते हैं किसी वस्तु पर लगने वाला वह अकेला बल जो उस वस्तु पर एक साथ, किसी वस्तु पर लगने वाला अकेला बल जो उस वस्तु पर एक साथ क्रियाशील अनेक बलों के समान प्रभाव उत्पन्न करता है। अनेक बलों के समान प्रभाव उत्पन्न करेगा तो उसे क्या कहेंगे? परिणामी बल। जैसे ये एक गेंद है, और इस गेंद पर देखा जाए तो यहाँ पे इधर से बल लग रही है, एक इधर से बल लग रहा है, एक इधर से बल लग रहा है, एक बल इधर से लग रहा है, या जिधर से भी लगा दीजिए, यहां से भी एक बल लगा दीजिए, ये आपकी मर्जी, कहीं से भी बल लगा दीजिए। और एक बल जो है आपका इधर से लग रहा है, एक बल इधर से। ये वाला जो बल है आपका, ये जो बल लग रहा है आपका इधर से, ये इधर से इस दिशा में लग रहा है, मतलब इधर की ओर लग रही है, और ये सारे बल जो है इधर की ओर है। ये तीर का निशान दर्शा रहा है कि इधर की ओर बल लग रहा है। अब देखिए, कहता है कि भिन्न भिन्न बलों के बराबर, भिन्न भिन्न बलों के बराबर जब कोई अकेला बल लगता है तो उसे परिणामी बल कहते हैं। मतलब यहाँ कितना? 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आदमी मिल करके इस ओर से धक्का मार रहा है। 5 आदमी मिल करके इस ओर से इस बल, इस वस्तु पर धक्का लगा रहा है, और इधर से एक अकेला वस्तु, एक अकेला व्यक्ति जो है धक्का लगा रहा है। तो 5 आदमी के बराबर जब कोई एक आदमी, तो विभिन्न आदमी अनेक आदमियों के बराबर क्या हो जाए? अनेक आदमी के बराबर एक आदमी हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? परिणामी बल। वही कहा जाता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला वह अकेला बल जो उस वस्तु पर एक साथ क्रियाशील अनेक बलों के बराबर हो। चलिए, भिन्न भिन्न बलों के बराबर या अनेक बलों के बराबर, अनेक बलों के बराबर जब कोई एक बल लगाया जाता है तो उसे परिणामी, उस अकेले बल को, इस बल को परिणामी बल कहेंगे। क्या चीज? परिणामी बल। जैसे इधर F1 बल लग रहा था, इन सभी बल को F से सूचित करते हैं। तो यहाँ 5 व्यक्ति है, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 बराबर क्या हो जाएगा? इधर जो लग रहा है ये बड़का F हम लिख लेते हैं इसे,
तो F1 F2 F3 प्लस F4 प्लस F5 बराबर बड़ा F। तो ये बड़ा F जो है इसमें परिणामी बल कौन होगा, ये इधर वाला या इधर वाला, तो ये बड़ा F जो होगा आपका परिणामी बल कहलाएगा। बड़ा F क्या कहलाएगा, परिणामी बल। अब हम लोग देखते हैं दूसरा बल संतुलित बल। दूसरा संतुलित बल देखते हैं। संतुलित बल, तो संतुलित बल क्या होगा, तो जब किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल इस प्रकार क्रियाशील हो कि उसका परिणामी बल शून्य हो। जब किसी वस्तु पर अनेक बल इस प्रकार से क्रियाशील हो कि उस पर परिणामी बल शून्य हो जाए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक ये आपका एक कॉपी रखा हुआ है, किताब है, ये एक किताब है और इस किताब को दो व्यक्ति खींच रहा है, एक व्यक्ति इधर से और एक व्यक्ति इधर से, एक इधर खींच रहा हो एक इधर खींच रहा हो। ये 5 न्यूटन का बल लगा रहा है और ये भी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। मतलब ये ए व्यक्ति है और इधर बी व्यक्ति, और दोनों व्यक्ति कितना का बल लगा है, 5 न्यूटन का, और दोनों विभिन्न दिशा में, ये एक तो इधर लगा रहा है एक इधर लगा रहा है, तो दोनों का अलग अलग दिशा है। तब इसमें परिणाम क्या होगा, ये किताब कहीं खिंचाएगा, किताब तो नहीं खिंचाएगा, जहां पर है वहीं रह जाएगा, ना ए खींच पाएगा और ना बी अपने तरफ खींच पाएगा, किताब जहां है वहीं पर। तब इस पर लगने वाला बल कितना हो गया, लगने वाला बल शून्य हो जाएगा। लगने वाला बल कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वही कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल लगता है, एक साथ, यहां पर हम लोग 2 ही बल लगाए हैं, एक बल और लगा लीजिए इधर की ओर, एक बल इधर की ओर लगा लीजिए इस किताब पर। अब 4 व्यक्ति ए बी सी और डी खींच रहा है, सब 5-5 न्यूटन का बल लगा रहा है। अब देखिए कोई खींच पाएगा इस वस्तु को, यहां पर से कोई नहीं खींच पाएगा, सबका बल जो है परिणामी बल कितना हो जाएगा, शून्य। इधर ये मानते हैं, इसको पॉजिटिव मानते हैं, संख्या रेखा पर इधर 0 हो जाता है तो 0 से इधर पॉजिटिव लिखाता है, इधर ऋणात्मक। तो ये 5 न्यूटन हो गया जो आपका क्या हो गया प्लस में, और ये 5 माइनस में, तो -5 और +5 शून्य हो गया। ये ऊपर को धनात्मक होता है, नीचे वाला ये -H और नीचे -y, तो ऊपर वाला पॉजिटिव हो गया और नीचे वाला नेगेटिव हो गया, ये भी शून्य। तो किताब को कोई नहीं खींच पाएगा। परिणामी बल क्या हो जाएगा, A + B + C + D बराबर शून्य हो रहा है। ये 5 + 5 0, A जो हो गया -5, B आपका +5, आपका C जो हो गया +5 और D हो गया -5। तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल बराबर 0। मतलब पुस्तक जो था जहां था वहीं रह जाएगा। अब परिणामी बल क्या हो गया, शून्य। जब परिणामी बल शून्य होता है तो उसे संतुलित बल कहेंगे। परिणामी बल क्या हो जाए, शून्य हो जाए तो उसे संतुलित बल कहेंगे। जब किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल इस प्रकार क्रियाशील हो कि उसका परिणामी बल शून्य हो, तो ऐसे बलों को संतुलित बल कहा जाता है। दूसरे तरीके से अगर इसको कहें तो अनेक बल के साथ बल के एक साथ, अनेक बल के एक साथ क्रियाशील होने के बावजूद भी उस वस्तु की स्थिति में अनेक बल, मतलब बहुत से व्यक्ति, ये मान लीजिए एक पत्थर है, इस पर बहुत सा व्यक्ति, एक इधर से इधर से इधर से इधर 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 सगर से इसको हटाने की कोशिश कर रहा, लेकिन क्या हो, इसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो, बदलाव नहीं हो। तो बदलाव जब नहीं होगा तो इस पर क्या होगा, बल जो लगा शून्य लगा, परिणामी बल, तो परिणामी बल शून्य, तो वस्तु की स्थिति संतुलित। अब पूछेगा प्रश्न कि भाई बताइए संतुलित वस्तु पर, ठीक है, संतुलित बल कब होगा, इनमें से कौन संतुलित बल है। संतुलित बल है, ऑप्शन ए दे देगा 5 न्यूटन, ऑप्शन बी है 10 न्यूटन, ऑप्शन सी है
आपका 0 न्यूटन। ऑप्शन डी है आपका 50 न्यूटन। तो कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? सिलेक्ट कीजिए, कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए 5 न्यूटन, ऑप्शन बी 10 न्यूटन, ऑप्शन सी 0 न्यूटन, ऑप्शन डी 50 न्यूटन। किसी भी वस्तु को संतुलित बल में कब कहा जाएगा? उस पर कितना बल काम करेगा तब वो संतुलित अवस्था में रहेगा? बताइए। संतुलित अवस्था में जब उस पर 0 न्यूटन का बल काम करेगा। कितना? 0 न्यूटन का बल काम करेगा, तब वो संतुलित बल कहलाएगा। ए ऑप्शन गलत होगा। 5 न्यूटन का बल लगेगा तो संतुलित कैसे होगा? अभी क्या बताए कि जब किसी वस्तु को खींचे, ये 5 न्यूटन इधर से लगाए, 5 न्यूटन जितना ताकत लगा दे, ये नहीं। अगर कोई व्यक्ति जो है, ये नहीं कहने का मतलब है मेरा कि 5 न्यूटन का लगेगा, ये 10 न्यूटन भी हो सकता है, 20 न्यूटन का भी हो सकता है। कितना का लगाएगा ये नहीं हो सकता है। कोई हाथी जैसा मोटा आदमी होगा तो वो ज्यादा ताकत लगा देगा। तो ताकत को न्यूटन में मापते हैं, तो वो 5 न्यूटन होगा या 10 न्यूटन होगा ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि हो सकता है इस पर जो लगेगा बल, वो सब मिल करके कितना लग जाए? 0 लग जाए। कितना? 0 लग जाए। जैसे देखिए यहां पर हम लोग देखे थे, या फिर एक और उदाहरण देखिए। जैसे ये मान लिया जाए इस प्रकार का एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है। अब इस पहाड़ को हिलाने के लिए हमको कितना बल लगाना पड़ेगा? एक व्यक्ति इधर से इसको धक्का मार रहा है, एक व्यक्ति इधर से धक्का मार रहा है, 2 व्यक्ति। हो सकता है कोई ऊपर से भी इधर से और एक व्यक्ति धक्का मारा, ए व्यक्ति, बी व्यक्ति, सी व्यक्ति। अब ये तीनों जो धक्का मार रहा है, तीनों का बल को जब जोड़ेंगे, तीनों के बल को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर कितना आ जाए? 0 आ जाए। ये जोड़ने पे 0 न्यूटन आ जाए, तब इसको कौन सा बल कहेंगे? संतुलित बल। ये नहीं कि 5 न्यूटन कहेंगे इसको, 5 न्यूटन नहीं। वो हम उदाहरण के लिए ऐसे ही बताए कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए, 5 न्यूटन का बल, ये भी 5, ये भी, ये भी, तो इस प्रकार से जो बल लगेगा कितना होगा? तो ये 0 न्यूटन का बल लगेगा, तभी वो संतुलित बल। देखिए फिर इसको हम लोग देखते हैं इस प्रकार से। जैसे मान लिया जाए ये कोई चीज है, ये एक कोई चीज है, इस पे मान लिया जाए 2 व्यक्ति इधर से, एक यहाँ ए बी, और इधर से एक ही व्यक्ति लगा रहा है बल सी। ये जो लगा रहा है आपका 20 न्यूटन का बल लगा रहा है, ये जो लगा रहा है 10 न्यूटन का बल, और सी जो है 30 न्यूटन का बल अकेले लगा रहा है। सी जो है, अब देखो यहाँ ए और बी दोनों एक ही दिशा में है। इधर संख्या रेखा पर ध्यान दो, संख्या रेखा यहाँ 0 बीच में होता है, तो ये वस्तु जो है रखा हुआ है, इसको बीच में मान लेते हैं, तो ये 0 पर है। अब इधर 20 हो गया, एक 20 और एक 10 है, और इधर क्या है? एक 30। तो इधर तो नेगेटिव रहता है और इधर पॉजिटिव, तो ये -20 और -10, और इधर क्या है? +30। तीनों को जोड़ दिए, तीनों को क्या किए? जोड़ दिए। ऐसे जुटेगा +10, और ये माइनस में संख्या रेखा पर है, +20 माइनस में इधर रहेगा, और ये +30, तो प्लस माइनस -10, प्लस माइनस -20, और +30 कितना? 20 और 10, 30, माइनस माइनस जुटेगा और +30। देखिए कितना हो गया? 0। मतलब इधर 2 व्यक्ति, इधर 1 व्यक्ति, इधर 2 पतला पतला व्यक्ति होगा, इधर हो सकता है एक मोटा व्यक्ति हो, ताकतवर व्यक्ति हो, इधर द ग्रेट खली लग गया हो, जो आप लोग रेसलिंग में देखते हैं, और इधर कोई आम व्यक्ति हो छोटा छोटा, तो भाई खींचने में ठीक है। अब चलिए आगे, संतुलित बल तो समझ लिए, अब असंतुलित बल देखिए।
असंतुलित बल, असंतुलित बल देखिए बताइएगा। एक प्रश्न है, मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, इस पर इधर से 5 न्यूटन का बल लगाया ये ए, बी जो है इधर की ओर ही 50 न्यूटन का बल लगाया, और सी जो है 45 न्यूटन का बल लगाया, सी 45 न्यूटन का। अब बताइएगा कि ये कौन सा बल है। ऑप्शन ए है संतुलित बल, ऑप्शन ए संतुलित बल, ऑप्शन बी है असंतुलित बल, ऑप्शन बी है असंतुलित बल। ऑप्शन ए संतुलित बल, ऑप्शन बी असंतुलित बल। अब कौन सा बल लग रहा है? ये वस्तु पर, इस वस्तु पर लगने वाला बल कौन सा? बताइए। एक ए जो है व्यक्ति वो 5 न्यूटन लगाया, मतलब ये बहुत पतला होगा। बी जो है 50 न्यूटन लगाया, ये थोड़ा मोटा होगा। चलिए, संतुलित असंतुलित बल लगा, ठीक है, ये असंतुलित बल लगा, असंतुलित बल लग रहा है। कैसे लग रहा है ये भी समझ गए कि ये 5 माइनस में होगा और -50, और इधर से कितना +45, तो -5 और -50 कितना हो जाएगा, -55 और +45 कितना हो गया, जोड़ेंगे इसको देखें तो घट करके -10 बचेगा। हमको संतुलित होने के लिए क्या चाहिए था, 0, लेकिन यहाँ पर -10 बचा है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, असंतुलित। ठीक है, तो असंतुलित बल कब कहेंगे, जब अनेक बल किसी वस्तु पर एक साथ क्रियाशील हो और उनका परिणामी बल शून्य नहीं हो। शून्य नहीं रहेगा, परिणामी बल क्या हो, शून्य नहीं हो, ना हो, तो ये कहलाएगा असंतुलित बल। और जब शून्य हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, संतुलित बल। शून्य हो जाएगा तो संतुलित बल कहलाएगा। अब संतुलित बल क्या कर सकता है, कुछ घटना घटेगा, संतुलित बल का कुछ उपयोग कर सकते हैं हम लोग। संतुलित बल, तो संतुलित बल जो है क्या क्या कर सकता है, तो स्थिर वस्तु को गति में ला सकता है या नहीं। और ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है संतुलित बल क्या करेगा, स्थिर वस्तु को गति में ला सकता है, स्थिर वस्तु को गति में ला सकता है, गति। बी, बी जो है आपका बी आपका है ऑप्शन, स्थिर स्थिर वस्तु को गति में नहीं लाएगा, स्थिर वस्तु को गति में नहीं लाएगा। सी है आपका, गतिशील वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, सॉरी, गतिशील वस्तु में परिवर्तन करेगा, गतिशील वस्तु में परिवर्तन करेगा। कौन सा होगा, इसमें संतुलित बल क्या काम करता है, तो संतुलित बल अभी हम क्या बताए थे कि दोनों तरफ से जब बल लगेगा, वो बल कितना हो जाएगा, 0, तो ये ना इधर जा पाएगा ना वस्तु इधर जा पाएगा। तो ये वस्तु तो अभी स्थिर था, तो ये गति में नहीं ना आएगा। जब न दाएं गया न बाएं गया तो वस्तु गति में आएगा ही नहीं। ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, क्योंकि स्थिर वस्तु को गति में नहीं लाता है संतुलित बल। स्थिर वस्तु जो है, वस्तु की, सॉरी, संतुलित बल जो है गति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, गतिशील वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं करता है।
क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप अगर 5 न्यूटन के से धक्का मार रहे हैं और उधर से भी 5 न्यूटन से धक्का मार रहा है, तो क्या होगा? कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आप बताइएगा कि गतिशील वस्तु में परिवर्तन कौन लाता है? गतिशील वस्तु में परिवर्तन कौन लाता है? ऑप्शन ए है संतुलित बल, ऑप्शन बी है असंतुलित बल, ऑप्शन बी है असंतुलित बल, ऑप्शन ए संतुलित बल, ऑप्शन बी असंतुलित बल। तो गतिशील वस्तु में परिवर्तन कौन लाता है? गतिशील वस्तु में परिवर्तन लाता है कौन? संतुलित या असंतुलित? अरे असंतुलित बल होगा। गतिशील वस्तु में परिवर्तन, जैसे मान लिया जाए कोई ट्रक चल रहा है या कोई व्यक्ति, कोई लड़का दौड़ रहा है, एम नाम का लड़का है, ये क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। अब इसको कोई सामने से आएगा और बल लगा दे, कुछ कुछ बल लगा दे, 2 न्यूटन का बल लगा दे। ये 10 न्यूटन के बल लगाकर क्या कर रहा था? दौड़ रहा था। इधर से 2 न्यूटन का बल लगा दिया इधर की ओर, तो ये क्या हो जाएगा? गति में इसका परिवर्तन आएगा। अब इधर से ये 10 लगा रहा था, इधर से 2 लगा दिया, तो 10 इधर प्लस मानते हैं तो 2 इधर माइनस, कितना हो जाएगा? 8। ये शून्य रहेगा तब ना संतुलित कहलाता है। ये कितना आ रहा है? 8। इसलिए क्या चीज हो जाएगा? ये असंतुलित। ठीक है। दूसरा प्रश्न अगला बताइएगा। स्थिर वस्तु को गति में नहीं ला सकता है। स्थिर वस्तु को गति में नहीं लाएगा, गति में नहीं। ऑप्शन ए है संतुलित, ऑप्शन बी है असंतुलित। कौन सा सही होगा? देखिए एक बार फिर से बताते हैं इसको फिर से बता रहे हैं। जैसे संतुलित और असंतुलित किसको कहेंगे? पहला चीज तो जान लीजिए कि ये एक वस्तु मान लिया जाए, ये वाला एक वस्तु है। अब इस पर कहां से बल लग रहा है इसको हमको पता नहीं है। जब 2 विपरीत दिशा में लगेगा, क्या चीज? विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। मान लिया जाए एक इधर की ओर धकेल रहा है और दूसरा इधर की ओर। ठीक है, एक इधर धकेल रहा है, दूसरा इधर। तो यहां पर इसको अगर धनात्मक मानते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा? ऋणात्मक। एगो काम अगर करेगा गति में लाने का, तो एगो काम क्या करेगा? रोकने का। ये वाला अगर इसको ढकेल करके गति में ला रहा तो ये वाला लगेगा तो वस्तु रुक जाएगा ना। तो दोनों में से किसी एक को हम लोग क्या मान लेंगे? धनात्मक, और किसी एक को ऋणात्मक। जैसे इधर से मान लीजिए ये इधर की ओर खींच रहा है,
इधर की ओर खींच रहा है। ये 3 व्यक्ति है, ए बी सी। अब ये गति में आ गया, तो इसको आप चाहे धनात्मक मान लीजिए या फिर ऋणात्मक, ये आपकी मर्जी। अब एक व्यक्ति इधर है या 2 व्यक्ति इधर है। इधर कितना व्यक्ति? 2 व्यक्ति। इधर है ई एफ। कितना व्यक्ति इधर था? 2 व्यक्ति, ई और एफ। अब ये 3 व्यक्ति जो है ताकत लगा रहा, एक लगा रहा है 1 न्यूटन, दूसरा लगा रहा है 50 न्यूटन, तीसरा लगा रहा है 30 न्यूटन। अब इधर देखिए, ये जो बल लगा रहा था इधर की ओर, एक लगा रहा है, ई लगा रहा है आपका 10 न्यूटन, एफ लगा रहा है आपका कितना? 60 न्यूटन, 61 न्यूटन मानिए, 60 न्यूटन को मानिए इसको। एफ जो आपको बल लगा कितना न्यूटन का? 60 न्यूटन। अब इसमें देख करके बताना है कि परिणामी बल इसका कितना है। परिणामी बल, पहले इसको समझिए, परिणामी बल कितना है इसका। तो परिणामी बल कितना है, परिणामी बल कितना होगा? अब इसको परिणामी बल जब निकालेंगे तो हमने अभी क्या बताया था कि दोनों में से, दोनों साइड, एक तो इधर हो गया एक इधर हो गया, ये बायां साइड या फिर दायां साइड, दोनों में से किसी एक को धनात्मक लेंगे और किसी एक को ऋणात्मक। तो हम बायां साइड वाला को ऋणात्मक ले लेते हैं। तो पहला तो -1, दूसरा -50 और तीसरा कितना? -30। कितना होगा सब जुट करके? 50 और 30, 80 और 1, 81, -81। अब इस साइड दायां साइड वाला देखिए, जब इधर वाला को हम लोग ऋणात्मक लिए बायां साइड वाला, तो दायां साइड वाला आपका होगा धनात्मक। तो 60 + 10, 60 + 10 कितना? 70। 81 + 70 मतलब कितना हो गया? इसको अब घटा सकते हैं, कितना आया? 11, -11। अब माइनस कैसे लगा ये भी ध्यान दीजिए। अब ये छोटा है, 70 छोटा है, और बड़ा कौन है? 81। 81 बड़ा है और 70 छोटा है। तो 70 छोटा है, 81 बड़ा है, तो बड़ा वाला का जो चिन्ह रहेगा, बड़ा का जो चिन्ह रहेगा वही बचेगा। तो 70 छोटा था, 70 का चिन्ह धनात्मक था, तो ये -11 किसका चिन्ह लग गया? 81 वाला का। ठीक है, ये -11 आ गया। अब यही देखिए, यहां पर 3 व्यक्ति इधर था और एक व्यक्ति और लगा दिया, चौथा व्यक्ति लग गया कितना? 10 न्यूटन, और एक 5वां व्यक्ति लग गया, इसको 9 न्यूटन मानिए। 9 न्यूटन का बल लगाया 3 व्यक्ति, और चौथा व्यक्ति जो है 2 न्यूटन का बल लगाया। अब इसको जोड़िए, इधर जितना था वैसे ही छोड़ दे रहे हैं। इधर 1 10, 1 50, 30 न्यूटन, इधर 2 10 60 9 न्यूटन। इधर वाला का कितना? -1, -50, -30, जोड़ करके -81। अब इधर देखिए, +2, +10, +60, +9 कितना? 60 10 70 और 9 69 और 2 81, -81 और +81 कितना हो जाएगा? 0। ये और ये खत्म, 0। अब देखिए, ये 0 वाला संतुलित है या फिर ये संतुलित है? तो जब दोनों को जोड़ या घटा करके 0 आ जाए तो उसको संतुलित कहेंगे, और जब कुछ बच जाए तो उसको असंतुलित बल कहेंगे। अब देखिए, संतुलित बल मतलब कितना? 0 न्यूटन का बल लग रहा है, मतलब कोई ताकत लग रहा है? कोई ताकत नहीं। जब किसी वस्तु पर कोई ताकतें नहीं लग रहा है तो वो गति में आएगा नहीं ना। उस वस्तु में कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां पर 0 जो लग रहा था, तब ये क्या हो गया? कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे ये रुका हुआ रहेगा तो रुकले रहेगा, गति में है तो गति में ही रहेगा। मतलब इसमें कोई परिवर्तन, संतुलित बल जो है परिवर्तन नहीं करेगा, असंतुलित बल जो है परिवर्तन करेगा। ठीक। अब देखिए, ये -11 आ रहा था, मतलब इधर वाला माइनस लिए थे,
माइनस इधर ही था ना, तो इधर माइनस था, तो वस्तु किधर गति करेगा, दायां साइड जाएगा या बायां साइड? तो आपका वस्तु जो है बायां साइड, जब -11 आया था तब वस्तु किस ओर जाने लगेगा, बायां साइड। जब ये 2 नहीं आया था और ये 9 नहीं था, तो वैल्यू कितना, -11 आया था, तो माइनस इधर था, तो इधर की ओर वस्तु खिंचा जाएगा। समझ गए जी, या कोई दिक्कत?